नमस्कार साथियों, मैं घनश्याम चौधरी अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भर्ती की विज्ञप्ति के ऊपर। आज हम जानने की कोशिश करेंगे इसके रिक्रूटमेंट के प्रोसेस के बारे में, इसके जो विस्तृत विज्ञापन है उस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही जो ऑनलाइन आवेदन की क्या प्रक्रिया होती है और किस साइट पर जाकर ये ऑनलाइन आवेदन होगा उस पर भी आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आवेदन का तरीका इसका ऑनलाइन होगा और राजस्थान में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए 3,736 पद स्वीकृत करके विज्ञप्ति जारी की गई है और ये स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी की जाती है। राजस्थान राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान के महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की 2023 के लिए रिक्रूटमेंट निकला है। 19/5/2023 को ये विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें कहा गया है स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग राजस्थान के लिए राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान सीफू जयपुर द्वारा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 3,736 पदों पर राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 यथा संशोधित, यानी इसमें अमेंडमेंट भी हुआ है, में उल्लेखित योग्यता आधारित अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यह पद स्थायी हैं, जिनकी संख्या विवरण यहाँ पर दिया गया है। अभी हम इनकी वैकेंसीज़ पर भी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर ये कैटेगरी वाइज वैकेंसीज़ दी गई हैं। इसके अंदर सबसे पहले महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता टीएसपी के लिए 352 पद हैं। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता नॉन टीएसपी के लिए 3,384 पद यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। इस पूरी विज्ञप्ति का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहाँ से आप डिटेल इसका विज्ञप्ति की जो वैकेंसीज़ है उसका स्टडी कर सकते हैं। नीचे यहाँ पर एक सर्विसमैन गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए है और उसके ठीक नीचे यहाँ पर अनुसूचित क्षेत्र के लिए एक्स सर्विसमैन के पद दिखाए गए हैं। ये जो एक्स सर्विसमैन के और स्पोर्ट्स पर्सन हैं, इनके पद हमेशा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन पर रहते हैं। कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदु हैं उस पर भी हम चर्चा करते कर साथ में चलते रहेंगे। आरक्षण का लाभ केवल राजस्थान के जो मूल निवासी हैं उन्हीं को दिया जाएगा। राजस्थान के मूल निवासी नियमानुसार उनके पिता के नाम से जो जारी किया हुआ मूल निवास प्रमाण पत्र है उसी के आधार पर माना जाएगा। विधवा वर्ग की महिलाएं आवेदक होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पति के मृत्यु प्रमाण पत्र एवं मृतक से अभ्यर्थी का विवाह होने संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही उनको इस वर्ग के अंदर लिया जाएगा। साथ ही राजस्थान के जो विवाह विच्छेद के प्रमाण पत्र हैं वो भी न्यायालय की डिक्री के साथ होंगे, तभी मान्य होंगे। राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी यहाँ पर कुछ एक विशेष निर्देश है। आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर इस प्रकार आरक्षित रिक्तियाँ पश्चात्य वर्ष के लिए अग्रणित नहीं करते हुए, यानी उनको बैकलॉग नहीं रखा जाएगा और उनको नियमानुसार प्रक्रिया से इसी रिक्रूटमेंट में भरा जाएगा। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के सभी कैटेगरी के 100% यानी 100% पोस्ट हैं वो महिलाओं हेतु ही आरक्षित हैं। महिलाओं हेतु आरक्षित दर्शाए गए पदों में नियमानुसार 8% विधवा के लिए है और 2% जो पद हैं वो डाइवर्सिटीज़ के लिए यहाँ पर रखे गए हैं। विशेष योजन्य एवं उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है वो उनके मेरिट सूची बनाकर उनके मूल जाति वर्ग के अंदर ही उसको समायोजित किया जाएगा। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 7/12/2022 के अनुसार भूतपूर्व सैनिक के हेतु पद का जो वर्गीकरण आरक्षित किया गया है, योग्य आवेदक उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उनको सामान्य प्रक्रिया से भर दिया जाएगा, यानी वो भी बैकलॉग नहीं रखे जाएंगे। विज्ञप्तित पदों के लिए राजस्थान के जो डिसेबल यहाँ पर कैंडिडेट हैं उनको 4% आरक्षण दंडवत रूप से दिया जाएगा, यानी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया जाएगा। विशेष योजन्य की पृथक से मेरिट सूची बनाकर चयनित आवेदकों को उनकी मूल जाति वर्ग के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध चयनित माना जाएगा। विशेष योजन्य आवेदकों को इस विज्ञप्ति के संदर्भ में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होना पड़ेगा और गठित मेडिकल बोर्ड ये वेरीफाई करेगा कि हाँ वास्तव में कैंडिडेट डिसेबल है, तभी उसको ये सुविधा प्राप्त होगी। उत्कृष्ट खिलाड़ियों को आरक्षण राज्य सरकार की जो अधिसूची है उसी के अनुसार दिया जाएगा। इनको 2% यहाँ पर जो रिजर्वेशन है दंडवत यानी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन यहाँ पर दिया जाएगा।
और वो भी उनके पैतृक वर्ग यानी जिस वर्ग से वो संबंध रखते हैं उन्हीं में उनका समायोजन किया जाएगा। साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, भूतपूर्व सैनिक एवं उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु आरक्षित पदों का लाभ राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही देय होगा। बाहर का कैंडिडेट कोई अप्लाई करता है तो उसको जर्नल में माना जाएगा। राजस्थान राज्य के बाहर अन्य राज्य की महिला जो विवाह उपरांत राजस्थान राज्य की मूल निवासी बन जाती है तो उसे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा, यानी जर्नल से ही आवेदन करना होगा। राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रिमिलियर अति पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रिमिलियर आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त आवेदन उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भर दिया जाएगा। इनको भी बैकलॉग नहीं रखा जाएगा। आवेदक को भारत का नागरिक होना आवश्यक है। भारत सरकार के गृह एवं न्याय विभाग द्वारा इस हेतु प्रदत्त पात्रता का प्रमाण पत्र धारा होना आवश्यक है, यानी वो भारत का नागरिक होना आवश्यक है। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता हेतु न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता है वो यहाँ पर 10th मांगी गई है और साथ में जो नर्सिंग का ट्रेनिंग है या हेल्थ वर्कर फीमेल कोर्स उनको पास होना आवश्यक है और वो भी रजिस्टर्ड इन राजस्थान नर्सिंग काउंसलिंग एज बी ग्रेड नर्स का जो कोर्स है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। साथ में देवनागरी में हिंदी भाषा का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान भी आवश्यक है। यहाँ पर जो वेतन है पे मैट्रिक्स लेवल जो L8 माना गया है, जो कि बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के इक्वल इसको माना गया है। यहाँ पर नियुक्ति उनकी परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु यानी प्रोबेशनर ट्रेनी के रूप में होगी। 2 वर्ष तक का उनका प्रोबेशन होगा। प्रोबेशन के बाद में ही उनका फिक्सेशन होगा। प्रोबेशन के दौरान उनको किसी भी प्रकार का भत्ता दे नहीं होगा, उनको फिक्स रिम्बर्समेंट मिलेगा, यानी पारिश्रमिक उनको 2 वर्ष के लिए दिया जाएगा। आयु सीमा यहाँ पर आयु सीमा की गणना 1/1/2024 के आधार पर मानकर की जाएगी। यहाँ पर न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होनी आवश्यक है। साथ ही विभाग और सरकार के द्वारा जिन जिन कैटेगरीज के अंदर आयु सीमा में छूट दी गई है उन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। सामान्य वर्ग की जो महिलाएं हैं उनको 5 वर्ष की छूट दी गई है। राजस्थान के जो SC ST OBC और EWS के कैंडिडेट हैं उनको 10 वर्ष की सीमा दी गई है। विधवा एवं जो डाइवर्सी है उनको अधिकतम आयु सीमा उनकी अधिकतम आयु सीमा कोई नहीं रखी गई है। साथ ही भूतपूर्व सैनिक को यहाँ पर 50 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा की छूट दी गई है। साथ में ही एक क्लॉज और जोड़ा यहाँ पर गया, किसी सीधी भर्ती की दशा में जहाँ पर अनुभव की आवश्यकता है, अनुभव की आवश्यकता वाले रिक्रूटमेंट में 55 वर्ष तक की अधिकतम आयु सीमा की छूट यहाँ पर दी गई है। राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम 2018 के अनुसार विशेष योजना जो डिसेबल यहाँ पर कैंडिडेट हैं उनके लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट है। और राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 जो कि संशोधित हो चुका है, नियम 10 के अनुसार पात्र आवेदकों को इस विज्ञप्ति पद पर अपने कार्य अनुभव अवधि की सीमा तक अधिकतम 5 वर्ष की आयु सीमा में स्थिरता प्रदान की जाएगी। ये भी इम्पोर्टेंट है। अभी हम बात कर लेते हैं कुछ एक आयु सीमा के अंदर जो छूट दी जा रही है उनमें महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं यहाँ पर यह है कि विगत 3 वर्षों में उपरोक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी नहीं किए जाने के कारण जो आवेदक दिनांक 1/1/2024 को अधिक आयु के होते हैं उन्हें राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23/9/2008 के अनुसार उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी होगी, यानी उनको रिक्रूटमेंट 3 साल बाद में हो रहा है इसलिए उनको अधिकतम 3 वर्ष की आयु में छूट दी जाएगी जो कि एज आउट हो रहे हैं। यहाँ पर राजस्थान सेवा नियम के अनुसार सरकारी कर्मचारी हेतु जो रिटायरमेंट की आयु वो 60 वर्ष निर्धारित की गई है, इसलिए नियुक्ति दिनांक तक आवेदक की आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, जो कि सारा कैलकुलेशन ये एज का कैलकुलेशन जो छूट दी गई है उस कैलकुलेशन के बाद में 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर बात करते हैं अभी हम चयन प्रक्रिया की। आवेदकों का चयन नियमों तथा जो निर्देश है न्यूनतम योग्यता हेतु निर्धारित शैक्षणिक परीक्षा एवं व्यावसायिक परीक्षा के प्रतिशत प्राप्तांकों के औसत 70% एवं अनुभव आधारित बोनस 30% दोनों को मिलाकर वरीयता के आधार पर किया जाएगा, यानी मेरिट बेस होगा। दस्तावेजों का सत्यापन
यहाँ पर जो दस्तावेज़ों का सत्यापन है वो भी बड़ा केयरफुली किया जाएगा। दस्तावेज़ों के सत्यापन हेतु आमंत्रित आवेदकों को सीफू द्वारा बुलाया जाएगा। निर्धारित तिथि समय पर दस्तावेज़ों के सत्यापन स्थान पर व्यक्ति को उपस्थित होना ही पड़ेगा। जब दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाता है तो हमारे को जो हमारा आवेदन पत्र है, शुल्क की जो हमने फ़ीस डिपॉजिट की है उसकी रसीद हार्ड कॉपी में लेके जाना है। साथ ही जो भी रिक्वायरमेंट दस्तावेज है जिसमें मूल निवास, आयु संबंधी, व्यावसायिक, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, इनकम रिलेटेड सारे दस्तावेज लेके हमारे को उपस्थित होना है। विशेष अनुमत परिस्थितियों को छोड़कर ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त कोई भी दस्तावेज किसी और माध्यम से स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यानी जब हम अप्लाई करेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन, उसी समय हमारे को ऑनलाइन एप्लीकेशन केयरफुली अप्लाई करना है और जो दस्तावेज हम अपलोड करेंगे वही वहाँ वैलिड होंगे। अगर फिर भी कोई एरर रह जाता है, कोई विशेष परिस्थिति होती है, उसी में वो जो आप सेकेंडरी डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे वो एक्सेप्ट किए जाएंगे। आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में, यानी बार बार मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर जो आवेदन है वो ऑनलाइन ही होगा। उल्लेखित सूचना के आधार पर अगर उनकी सूचनाएं सही नहीं पाई जाती है तो उनको अपात्र घोषित किया जाएगा। कूट रचित दस्तावेज अगर प्रस्तुत किए जाते हैं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि है वो 19/5/23 दोपहर 4 बजे से लेकर 18/6/2023 मध्य रात्रि 12 बजे तक की रखी गई है। ऑनलाइन आवेदन के अंदर अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो उसका संशोधन भी इसी साइट पर किया जाएगा। वो ऑनलाइन आप ही जाकर कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको 200 रुपये निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के बाद ही आपको त्रुटि संशोधन का मौका दिया जाएगा। इसलिए हमारे को ये जो फॉर्म भरना है बड़ा केयरफुली भरना है। और कोई दिक्कत इस फॉर्म भरने में आती है तो उसके लिए आप मेरे को कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए आवेदकों को राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान सीफू की वेबसाइट, जो कि यहाँ पर दिया गया www.sifu.rajasthan.com, अथवा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट rajasthanswasthya.nic.in पर दिए गए लिंक क्लिक करके ही हम इसको भर सकते हैं या आवेदन कर सकते हैं, जिससे दिए गए दिशा निर्देशों को सावधानी से हमारे को पढ़ना है। अभी हम चलते हैं, मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से हमारे को ऑनलाइन अप्लाई करना है। ये है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये जैसे ही आप वो जो मैंने आपको लिंक बताया वो डालेंगे, आपके सामने ऐसे होम पेज खुल जाएगा। इसमें स्क्रॉल के माध्यम से आप नीचे आ जाएँ। यहाँ आपको रिसेंट अपडेट दिखाई दे रहा है, उसके अंदर 1st, 2nd और 3rd FHW फीमेल हेल्थ वर्कर रिक्रूटमेंट 2023 नज़र आ रहा है। ठीक उसके नीचे डिटेल एडवर्टाइजमेंट है और उसके नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पर लिखा है ऑनलाइन अप्लाई फॉर FHW। आप इस पर क्लिक कर दें। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा जिसके अंदर पूरे निर्देश दिए गए हैं ये भरने के लिए। आप इससे एग्री करेंगे, एग्री करते ही आप कंटिन्यू, आपका पेज आगे खुलेगा। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालें। जैसे ही आप मोबाइल नंबर इसमें डालेंगे OTP आपके पास में पहुंच जाएगा। इसमें आप OTP सबमिट कर दें। जैसे ही आप OTP सबमिट करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अभी ये प्रोसेस हो नहीं रहा, इसके लिए मैं सेपरेट एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि अभी यहाँ पर जैसे आप आगे जाएंगे यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है और कैप्चा डालना है, नेक्स्ट दबा देना है और आपका एप्लीकेशन कंटिन्यू हो जाएगा। इस दिशा निर्देश यहाँ पर जो ऑनलाइन प्रक्रिया की दिशा निर्देश है वही इंपॉर्टेंट है। बड़ी इजीली आप फॉर्म भरते जाएंगे, जो जो रिक्वायरमेंट आपसे मांगते हैं वो आप करते रहें साथ में। आवेदक के ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्णतः भरने के उपरांत एवं आवेदन शुल्क का भुगतान करने के बाद में एक आवेदन क्रमांक यानी एप्लीकेशन आईडी जनरेट होगी। जब तक आपकी एप्लीकेशन आईडी जनरेट नहीं होती है तब तक आप अपने फॉर्म को भरा हुआ ना माने, और फॉर्म की जो फीस आप पे करेंगे तभी आपको ऑनलाइन आपकी एप्लीकेशन आईडी जनरेट होगी, उसको आप सुरक्षित रखें। आवेदकों को आवेदन शुल्क सहित किसी भी प्रकार का शुल्क वापस नहीं लौटाया जाएगा। अगर आप फॉर्म भरते हैं और फॉर्म भरने के बाद में आप चाहते हैं या आपकी इच्छा होती है कि आप यहाँ पर अप्लाई नहीं करना चाहते तो आपका जो फीस है या जो शुल्क है वो वापस नहीं की जाएगी। ये इम्पोर्टेंट है।
जो एप्लीकेंट है ऑनलाइन आवेदन करने तथा आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन आवेदन करने के अंतिम तिथि से पहले पहले करना है। अगर उसके बाद करेंगे तो आप का फॉर्म सबमिट नहीं माना जाएगा। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन हेतु भुगतान के पश्चात आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त कर लेना। अगर आवेदन क्रमांक प्राप्त नहीं हो रहे, इसका मतलब आपने ऑनलाइन फॉर्म आपका सबमिट भी नहीं हुआ है और आपने फीस भी डिपॉजिट नहीं की है। आवेदक एक मोबाइल से एक ही फॉर्म भर सकता है। आवेदक अगर दूसरा उनको फॉर्म अप्लाई करना है तो वो दूसरे मोबाइल नंबर से ही भरेंगे। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने हेतु केवल प्रथम बार आधार क्रमांक, मोबाइल नंबर तथा एक ईमेल आईडी भरने का अवसर प्रदान किया जाएगा। उपरोक्त आधार क्रमांक के आधार पर एवं मोबाइल नंबर पर आवेदन पत्र भरे जाने हेतु OTP प्राप्त होगी, यानी वन टाइम पासवर्ड यहाँ पर प्रोसेस है। आवेदक द्वारा उपरोक्त आधार क्रमांक एवं मोबाइल नंबर का किसी भी परिस्थिति में बदले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, यानी ये सारी जो जानकारियां हैं इसी मोबाइल नंबर पर आएंगी। अतः आवेदक अपना आधार क्रमांक एवं मोबाइल नंबर पूर्ण सावधानी के साथ भरें, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हेल्प डेस्क के नंबर भी हैं जो कि आप वर्किंग डेज़ के अंदर कॉल कर सकते हैं। 7413969555 9:30 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक आप कॉल करके अपनी जो आपकी क्यूरीज़ हैं उनको दूर कर सकते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर रखा है। समस्त आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व ये सुनिश्चित किया जाए कि उनके द्वारा आवेदित पदे हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, व्यावसायिक एवं अन्य आवश्यक योग्यताएं में राजस्थान नर्सिंग काउंसिलिंग द्वारा रजिस्ट्रेशन क्रमांक ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक अर्जित कर लिया जाए। अगर वो अर्जित नहीं कर पा रहे हैं ऑनलाइन जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक, तो वो फिर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अभी मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जब हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जब ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो हमारे पास वो कौन कौन से दस्तावेज़ हमारे जो सिस्टम में या मोबाइल में तैयार रहनी चाहिए जिससे हम फटाफट उनको अपलोड कर दें। दस्तावेज PDF फॉर्मेट में होंगे। फ़ोटो एवं हस्ताक्षर JPEG, PNG या JPEG फॉर्मेट में आप रख सकते हैं। यहाँ पर PDF फॉर्मेट की फ़ाइल साइज़ रहेगी 1.5 MB तथा शेष जो फॉर्मेट है वो 200 KB के साइज़ की फ़ोटोग्राफ्स हो सकती है। फ़ोटोग्राफ स्पष्ट होनी चाहिए, साफ़ होनी चाहिए, वरना आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आवेदक को नवीन रंगीन फ़ोटोग्राफ्स यानी 6 महीने पुरानी होनी चाहिए। फ़ोटो की पृष्ठभूमि सफ़ेद या हल्के रंग की होनी चाहिए जिससे कि आपकी फ़ोटो स्पष्ट नज़र आए। फ़ोटो में आवेदक का पूर्ण चेहरा जो सामने से बिल्कुल साफ दिखे, कम से कम 50% जगह घेरा होना चाहिए, यानी 50% एरिया में उनका चेहरा होना चाहिए, बाकी में नीचे का बॉडी पार्ट होना चाहिए। फ़ोटो में आवेदक का चेहरा एवं सिर किसी भी कपड़े, छाया या बालों से ढका नहीं होना चाहिए। यदि आप चश्मा पहनते हैं तो फ़ोटो खिंचवाते समय चश्मा पहन सकते हैं, लेकिन चश्मे पर चमक नहीं होनी चाहिए, फ्लैश नहीं होना चाहिए जिससे कि फ़ोटो ख़राब हो जाए। आवेदक की फ़ोटो में काला या धूप का चश्मा नहीं होगा। फ़ोटो की साइज़ 3.5 सेंटीमीटर बाई 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फ़ोटो की पिक्सल न्यूनतम 240 × 320 यानी अधिकतम 480 × 640 की पिक्सल होना चाहिए। दस्तावेज़ों के सत्यापन के समय या फिर चयनोपरांत प्रमाण पत्रों के सत्यापन के समय फ़ोटो आवेदक से मेल खानी चाहिए, यानी जो फ़ोटो आपने एप्लीकेशन में सबमिट की है वो आपके चेहरे के साथ में मैच होनी चाहिए। हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए जो दिशा निर्देश है मैं आपको बता ही चुका हूँ। यहाँ पर कुछ एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है वो है आवेदन शुल्क का। यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 500 रुपये देने होंगे। जो EWS वाले हैं या अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के हैं उनको 350 रुपये देने हैं। SC ST वालों को 250 रुपये देने हैं और TSP वाले क्षेत्र वालों को 200 रुपये देना है। यहाँ पर राज्य के निम्न भिन्न आय अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर हमारे जो राज्य के कैंडिडेट हैं, आवेदन हैं, उनको यहाँ पर आवेदन करने से जो बाहर के राज्य से किसी भी कैटेगरी से कोई आ रहा है उनको सामान्य कैटेगरी की 500 रुपये फ़ीस पे करनी होगी। दूसरा इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पर है विज्ञप्ति दिनांक 15/12/2022 में आवेदन करने वाले आवेदक जिनका आवेदन शुल्क पूर्व विज्ञप्ति अनुसार जमा कराया जा चुका है को पुनः आवेदन शुल्क जमा करवाने की आवश्यकता नहीं है। यानी यहाँ पर अगर 15/12/2022 में वो आवेदन शुल्क जमा करवा चुके हैं उनको दोबारा करवाने की ज़रूरत नहीं है।
किंतु यदि आवेदित वर्ग के अनुसार राशि में कोई अंतर है तो अंतर की राशि उनको ऑनलाइन ही जमा करवानी पड़ेगी। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि यहाँ पर बार बार कहा जा रहा है कि आप अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चेंज नहीं करेंगे। आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र ध्यानपूर्वक भरेगा। अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो करेक्शन के लिए 200 रुपये देने होंगे, और अगर करेक्शन के बाद भी कोई त्रुटि रह जाती है तो आप यहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट एजेंसी सीफू है उसके द्वारा ऑनलाइन प्रविष्टियों को चेक किया जाएगा सत्यापन के समय, और मिसमैच होती हैं तो वो तब भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आवेदक निर्धारित समय सीमा में आवेदन की अंतिम तिथि का इंतज़ार ना करें और अंतिम तिथि से पहले ही अपना फॉर्म भर के निर्धारित समय में अपनी फ़ीस जमा कर दें। हमारे को लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, समय पर अपना फॉर्म भरना है, समय पर अपनी फ़ीस डिपॉजिट करनी है, जिससे कि हम ये टेक्निकल या सर्वर एरर से बच सकें। यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक से संबंधित जो प्रावधान है वो इस प्रकार से हैं कि अगर 1 वर्ष उनका रिटायरमेंट के लिए रहता है तो वो सक्षम अधिकारी से एनओसी लेंगे, या फिर वो जो लास्ट डेट फॉर्म की एप्लीकेशन की है उससे पहले उनको सेवानिवृत्त या रिटायर्ड का जो कैटेगरी है वो अर्जित कर लेना है। यहाँ पर अनुभव के आधार पर जो बोनस अंक मिलेंगे उस पर भी मैं चर्चा कर लेता हूँ। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक इतना दिनांक 25/4/23 के अनुसार पात्र आवेदकों को विज्ञप्तित पदों के समरूप कार्य करने की सेवा अवधि आधारित बोनस अंक नियमानुसार दिए होंगे। जो नियम है वो इस प्रकार से हैं। कार्मिक विभाग की अधिसूचना 23/5/22 एवं माननीय न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न निर्णयों की पालना में उपरोक्त पदों के लिए राजस्थान सरकार के चिकित्सा संस्थानों, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन राजस्थान में संचालित योजनाओं में विज्ञप्तित पदों के समान कार्य करने वाले संविदा, व्यक्तिगत अनुबंध, अस्थायी आधार, यूटीबी पर MRS प्लेसमेंट एजेंसीज NGO 108, MMU MMV PPBD मोड के माध्यम से कार्यरत संविदा कार्मिकों को की गई सेवा अवधि के आधार पर उपरोक्त अनुसार अनुभव आधारित बोनस अंक देय होंगे। यानी बोनस अंक के लिए यहाँ पर निर्धारित किया गया है। समय समय पर यहाँ पर विभाग के जो आदेश है वो भी जारी हो जाते हैं। मैं ये इस पूरी विज्ञप्ति को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूँगा, जिससे कि आप लोग ईजीली देख पाएँ कि कौन से कैटेगरी के अंदर कितना अनुभव और कितने बोनस यहाँ पर प्राप्त होंगे। चयन के लिए अगर आप अपनी योग्यता नहीं रखते हैं तो आप चयन के लिए अयोग्य हो जाएंगे। अगर आप गलत जानकारी सबमिट करते हैं तब भी चयन के लिए अयोग्य घोषित माने जाएंगे। यहाँ पर कुछ सामान्य निर्देश हैं, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। आवेदक की शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता पूरक परीक्षा के माध्यम से उत्तीर्ण की गई है तो ऐसी परिस्थिति में आवेदक के पूरक परीक्षा के प्राप्तांकों को जोड़कर वरीयता सूची सम्मिलित की जाएगी। यहाँ पर जो डिसेबल कैंडिडेट हैं उनको बोर्ड के सामने दोबारा आना होगा, उनका मेडिकल होगा, उसी के बाद में यहाँ पर उनको डिसेबल माना जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की जो भाषा है वो अंग्रेजी रहेगी। दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित आवेदकों को किसी भी प्रकार का खर्चा या भत्ता देय नहीं होगा। आवेदन की सेकेंडरी की अंक तालिका अथवा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि स्पष्ट है उसी से डेट कैलकुलेट की जाएगी। सिंगल पेरेंट आवेदक माता अथवा पिता के नाम से केवल कॉलम में नॉट एप्लीकेबल लिखना है, यानी जिनके पेरेंट्स में मम्मी या पापा अकेले हैं वहाँ पर आप माता या पिता के स्थान पर नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं। आवेदन पत्र में गलत त्रुटिपूर्ण सूचना पूर्ण आवेदन पत्र भरने के संबंध में भी यहाँ पर विशेष निर्देश हैं कि उनको निरस्त कर दिया जाएगा या फिर उनको करेक्शन का एक मौका दिया जाएगा। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।